गोपाल भैया, तुम इतनी रात गए यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें मालूम है यहाँ रात को आने की मनाही है। जाओ जाओ, आराम करो जाके। अच्छा अच्छा। देखिए, आपके पिताजी एग्जामिनेशन रिपोर्ट के लिए डॉक्टर के यहाँ रुक गए हैं, जरा देर से आएंगे। वैसे डॉक्टर की बातचीत से ऐसा लग रहा था कि आप बहुत जल्द अच्छी हो जाएंगे। शुक्र, आपके एहसानों का बदला हम लोग कैसे चुका सकेंगे? देखिए, अगर आप ऐसे शर्मिंदा करेंगे तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। नरेंद्र बाबू, खैर, अभी तो मैं सचमुच ही काम पे जा रहा हूँ। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो नौकर से कह दीजिएगा। अच्छा, मैं चला। बाबू क्या हुआ? उन्होंने मुझे चाय पर बुलाया है। हाँ, तू तो हमेशा किसी न किसी काम में ही लगा रहता है। बात भी करूं तो कैसे? ओ मेरी रानी माँ, तेरे लिए मुझे कोई काम नहीं, बस बता क्या बात। चल हट। भगवान की इतनी दया होने पर भी मेरा इस घर में दिल नहीं लगता। सब सुना मालूम होता है। सुना मालूम होता है? हाँ। तो फिर क्या किया जाए? हाँ, तुझे तीर्थ यात्रा करा लाऊं? मेरी तीर्थ यात्रा तो अपने आप हो जाएगी जब इस घर में बहू आएगी। माँ, मैंने तुझे 1000 बार कहा मेरी शादी की बात मत किया कर। पर देख मदन, सुन बेटा, मैंने कह दिया ना, मैं शादी नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। नरेंद्र बाबू हैं? जी, वो बाहर गए हैं। 10-15 मिनट में आते होंगे। आपको इंतजार करने को बोल गए। अच्छा। समझा, तो वो वेलफेयर ऑफिसर नरेंद्र बाबू ही थे। माफ कीजिए, मैं आपको शादी की बधाई देने भी ना आ सका। आता भी कैसे, जिंदगी ने मोहलत ही न दी। खैर, अब भी क्या बिगड़ा है, मुबारक हो। और हाँ, मुझे एक बात की और माफी मांगना है। मैं उस रात वहां भी न पहुंच सका। मुझे अफसोस है। आप घर से निकली होंगी बड़ी उम्मीदों अरमानों के साथ, औरत जात और आधी रात, ऊपर से बरसात, उस वीरान बगिया में डरती कांपती भीगती हुई मुझ बेवफा का इंतजार करती रही होंगी। पहले 1 का गजर बजा होगा, फिर 2 का, फिर 3, 4। आखिर मायूस होकर मुझ निर्दयी को कोसती हुई चली गई होंगी। मदन, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? क्या जरूरत है, ठीक ही तो किया आपने। मेरे पास था ही क्या आपको देने के लिए, सिवाय मोहब्बत के, जो न खाई जा सकती है और न पहनी जा सकती है। और फिर आप तो शुरू से ही आदी हैं अच्छा खाने और अच्छा पहनने की। हाँ, आदत ही की तो बात है। मसलन मैं नरम और गर्म बिस्तर पर सो नहीं सकता। भगवान के लिए ऐसी बातें ना करो। खामोश! जानता हूं तुम पराई हो चुकी हो, तुम पर मेरा कोई हक नहीं, लेकिन क्या मैं बात भी नहीं कर सकता? वो आहें जिन्हें बरसों से दबाए बैठा हूं, होंठों तक भी नहीं ला सकता। वो जख्म जिन्हें सीने के दाग बनाए बैठा हूं, उन्हें थोड़ी सी हवा भी नहीं दे सकता। मेरा तो ख्याल था वो मजाक वहीं खत्म हो चुका, लेकिन मुझे यह नहीं मालूम था कि तुम उसे खींचकर यहां तक ले आओगी। इन झूठे आंसुओं का नमक बर्दाश्त न कर सकेंगे। मैं नहीं चाहता कि एक बार फिर तुम मुझे बेवकूफ बनाओ। तमाशा देखो मुझ गरीब का, जो जिंदगी के रास्ते पर तो कोसों निकल गया, लेकिन मोहब्बत की राह पर 2 कदम भी न चल सका। पांव ही टूट गए जिसके। मदन बाबू, मैंने सब कुछ सुन लिया है, लेकिन इस गरीब और बेबस लड़की पर इल्जामों की भरमार लगाने से पहले तुमने ये भी सोचा है कि उस रात के तुम्हारे साथ जाने के लिए घर से निकली होगी तो इसके बाप ने इसका रास्ता रोक लिया होगा? ये भी सोचा है कि तुम्हारे चले जाने के बाद
दुनिया जहान में इसने तुम्हें ढूंढने की कोशिश की होगी। ये सब झूठ है। अगर ऐसा होता तो ये मेरा इंतजार करती, शादी न रचा बैठती। शादी? किसकी शादी? कैसी शादी? नरेंद्र। हाँ मदन, इंदु तुम्हारी थी, तुम्हारी है और हमेशा तुम्हारी रहेगी। तुमने ये भी सोचा कि तुम्हारे आने पर भी इंदु उठकर तुमसे मिलने क्यों नहीं आई? तुम कहते हो मोहब्बत की राह पर तुम्हारे पांव टूट गए, लेकिन ये भी देखा पांव तुम्हारे नहीं, इसके टूटे जिसने दुल्हन के लिबास में भागकर तुम तक पहुंचने की कोशिश की। इंदु, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? इसलिए कि ये अपने आप से ज्यादा तुमसे प्यार करती थी। इसकी मोहब्बत ने गवारा न किया कि ये तुम्हारी जिंदगी में एक बोझ बनकर चली आए। ये तो इत्तेफाक की बात है कि इंदु यहाँ डॉक्टरी इलाज के लिए चली आई और तकदीर ने एक बार फिर इसे तुम्हारे रास्ते पे ला फेंका, वरना शायद ये अपना गम लिए इस दुनिया से चली जाती और तुम दोनों कभी न मिल पाते। इंदु, तुमने मुझे इतना निर्दयी क्यों समझा? कहीं फूल का भी बोझ होता है। इंदु, मैं सोच भी नहीं सकती थी तुम ऐसे में भी मुझे अपना सकोगे, अपने दिल में जगह दे सकोगे। और मैं तुम्हें एक पल के लिए भी अपने आप से जुदा न होने दूंगा। इंदु, मैंने जिंदगी में सब कुछ पा लिया, लेकिन तुम्हारे बिना सब कितना अधूरा था, कितना बेकार। इंदु, क्या बात है दस्तूमल? ये सब क्या है? मदन भैया, गोपाल ने आपके पिताजी की तस्वीर तोड़ दी। क्या तस्वीर तोड़ डाली? मगर क्यों? क्या मालूम, ये कल भी रात को 2 बजे वहां घूम रहा था, लाल लाल आंखों से तस्वीर को घूम रहा था। क्यों गोपाल भैया, मेरे पिताजी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? कारखाना कारीगरों का मंदिर होता मदन बाबू। उस तस्वीर का वहां होना कारीगरों का अपमान है। अपमान? अपमान किस लिए? इसलिए कि मैं धनीराम को जानता हूं। क्या जानते हो? यही कि वो जिंदगी भर जाहिरदारी करता रहा, एक झूठी लोगलाज में मरता रहा। उसने हमेशा हाथों की मेहनत से नौकरी और गुलामी को अच्छा समझा, यहां तक कि जब उसके बेटे अपने हाथों की मशक्कत से ईमानदारी और आजादी की रोटी खाना चाहिए तो उसने उसे भी घर से निकाल दिया। क्या बकते हो? झूठी शान कायम रखने के लिए उसने 5,000 रुपए गबन करके अपनी बेटी की शादी कर दी। गोपाल, मैं बेईमान आदमी था, मैं चोर था। हाँ, ये है मेरा इनाम, न कि वो जो तुम मुझे कल दे रहे थे। बाबूजी, बड़े बाबूजी, बाबूजी, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। वो मर चुका, कभी का मर। नहीं बाबूजी, बाबूजी आप कहाँ थे बाबूजी? क्यों हमें छोड़कर चले गए थे? क्यों अपने आप पर जुल्म किया? हम पर जुल्म किया बाबूजी? मत कहो मुझे बाबूजी, अपने पापों का फल मुझके लिए। राम लगन, तुम बाबूजी को लेकर घर चलो, मैं माँ को बोलो। चलिए कमाल हो गया माँ, कमाल हो गया। अरे क्या? जादू, चमत्कार। लेकिन क्या हुआ क्या? बाबूजी जिंदा है। हाँ माँ, बाबूजी जिंदा है। हाँ। क्या क्या कह रहा है तू? मैं ठीक कह रहा हूँ, बाबूजी जिंदा है। हमारे भाग जाग उठे, वो यही थे, इसी कारखाने में काम करते थे माँ। कहाँ है वो? आओ मेरे साथ, आओ। मुझसे चला नहीं जाता बेटा। आओ मेरे साथ, माँ। बोलो, वो यही आ गए। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया मुन्नी की माँ, माफ कर।
ऐसा न कहिए, ऐसा न कहिए। आप आ गई, मुझे सब कुछ मिल गया, सब कुछ मिल गया। धनीराम जी, अब तो मानना ही पड़ेगा कि जिंदगी की दौड़ में मेहनत भी जीत गई और मोहब्बत जियो बेटी जियो, तू तो मेरी जन्म जन्मांतर की बहू है। मुबारक, आप सबको मुबारक। डॉक्टर ने कहा है इंदु 1 हफ्ते में चलने तो क्या भागने भी लगेगी। हाँ माता जी। मैं भागने दूंगा तब ना, क्यों?